6 पट आप जीतें। आप आधे से ज़्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी विपुल समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले 30 वर्षों से दृढ़ता के साथ यह काम करता आ रहा हूँ। मुझे लगता है इसका साधारण गणित यह है कि कुछ परियोजनाएं काम करती हैं और कुछ नहीं। दोनों में से किसी की भी निंदा करने का कोई मतलब नहीं है, बस अगले की ओर बढ़ चलें। ब्रैड पिट, एक स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड स्वीकार करते हुए। हिंजबर्गुएन 1936 में नाजी जर्मनी छोड़कर भागे। वे अमेरिका में जाकर बस गए, जहां उन्होंने यूसी बर्कले में साहित्य का अध्ययन किया। किसी भी प्रकार से अपनी युवावस्था में उन्होंने कुछ खास होनहारी नहीं दिखाई, लेकिन 1990 के दशक तक बर्गुएन हर तरह से तब तक के सबसे अधिक सफल कला व्यापारी बन चुके थे। 2000 में बर्गुएन ने अपने पिकासोज, बाक्स, क्लीज और मैटिसेज के महाकाय संग्रह का एक भाग जर्मन सरकार को 100 मिलियन यूरो से भी अधिक की कीमत में बेचा। यह इतना अच्छा सौदा था कि जर्मन सरकार ने इसे प्रभावी रूप से दान ही समझा। निजी मार्केट में उस संग्रह का मूल्य $1 बिलियन से भी अधिक था। एक अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी तादाद में उत्कृष्ट कलाकृतियों को एकत्रित कर सके, यह अद्भुत है। कला बहुत आत्मगत होती है। कोई भी जीवन की शुरुआत में इसका पूर्वानुमान कैसे लगा सकता था कि इस शताब्दी में आगे चलकर सबसे लोकप्रिय कृतियां कौन सी होंगी। आप कह सकते हैं कौशल, आप कह सकते हैं भाग्य। निवेश कंपनी हॉरिजन रिसर्च ने एक तीसरा स्पष्टीकरण दिया और यह निवेशकों के लिए काफी उपयुक्त है। महान निवेशकों ने बड़ी मात्रा में कला की खरीदारी की। कंपनी ने लिखा, संग्रह का एक उपवर्ग बढ़िया निवेश सिद्ध हुआ और उन्हें पर्याप्त रूप से लंबे समय तक रोक कर रखा गया, जिससे पोर्टफोलियो प्रतिफल पोर्टफोलियो के सर्वश्रेष्ठ तत्वों के प्रतिफल पर अभिसरित हो सके। यही है जो होता है। महान कला व्यापारियों ने सूचकांक कोष की तरह कार्य किया। वे जो कुछ भी खरीद सकते थे उन्होंने खरीदा, और उन्होंने यह सब पोर्टफोलियो में खरीदा, ना कि अपनी पसंद के अनुसार एक एक कृति के रूप में। फिर उन्होंने बैठकर प्रतीक्षा की कि कुछ एक विजेताओं के उभरने की। बस यही है जो होता है। बर्गुइन की ही तरह किसी और के द्वारा अभिगृहित कृतियों में से शायद 99% कम मूल्य की सिद्ध हुई हो, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता अगर बाकी 1% किसी पिकासो जैसे कलाकार की कृतियां हों। बर्गुइन अधिकांश रूप से गलत हो सकते हैं और फिर भी आश्चर्यजनक रूप से सही सिद्ध हो सकते हैं। व्यवसाय और निवेश में भी बहुत सी चीजें ऐसे ही काम करती हैं। दीर्घ परिणामों के वितरण के सबसे दूर के अंत का वित्त में अद्भुत प्रभाव होता है, जहां घटनाओं की एक छोटी संख्या अधिकतर परिणामों के लिए उत्तरदायी हो सकती है। यह समझना कठिन हो सकता है तब भी जब आप गणित समझते हो। यह बिल्कुल सहज नहीं है कि एक निवेशक आधा समय गलत हो और फिर भी समृद्धि प्राप्त कर ले। इसका मतलब यह है कि हम इस बात को कम आंकते हैं कि अनेकों चीजों का असफल होना कितनी आम बात है, और यही हमें ऐसा होने पर बड़ी प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करता है। स्टीम बोट विली ने वॉल्ट डिज्नी को एनिमेटर के रूप में प्रस्तुत किया। व्यावसायिक सफलता अलग बात थी। डिज्नी का पहला स्टूडियो दिवालिया हो गया। उसकी फिल्मों का निर्माण भीषण रूप से महंगा था और चौंकाने वाली शर्तों पर वित्त पोषित। 1935 तक डिज्नी 400 कार्टून का निर्माण कर चुका था। उनमें से अधिकतर संक्षिप्त थे, अधिकतर दर्शकों के पसंदीदा थे और अधिकतर ने नुकसान उठाया। स्नो वाइट एंड सेवन ड्राफर्स ने सब बदल कर रख दिया। 1938 के पहले 6 महीनों में इसने $8 मिलियन कमाए, जो कंपनी की पिछली किसी भी कमाई से एक परिणाम क्रम से अधिक था। इसने डिज्नी स्टूडियो को रूपांतरित करके रख दिया। कंपनी का सारा ऋण चुका दिया गया। मुख्य कर्मचारियों को प्रतिधारण बोनस मिला। कंपनी ने बुर्बेक में एक नया नवोन्नत स्टूडियो खरीदा, जहां यह आज भी स्थित है। एक ऑस्कर ने वॉल्ट को लोकप्रिय से पूर्णतया यशस्वी बना दिया। 1938 तक वे कई 100 घंटों की फिल्म का निर्माण कर चुके थे, लेकिन उद्योग की भाषा में स्नो वाइट के 83 मिनट ही थे जो मायने रखते थे। कुछ भी जो बड़ा लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रभावशाली है, एक पुच्छ घटना का परिणाम है, लाखों में से एक दूरस्थ घटना। और हमारा अधिकतर ध्यान ऐसी चीजों पर जाता है जो बड़ी लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रभावशाली हो। जब वे अधिकतर चीजें जिन पर हमारा ध्यान जाता है वे एक पुच्छ का परिणाम हो, इस बात को कम महत्व देना आसान हो जाता है कि वे कितनी दुर्लभ और शक्तिशाली हैं। कुछ पुच्छ संचालित उद्योग प्रत्यक्ष हैं। उद्यम पूंजी को ही लीजिए। अगर कोई वीसी 50 निवेश करे तो वे संभवतः उनमें से आधे की असफलता की अपेक्षा करते हैं, 10 के काफी अच्छा करने की
और 1 या 2 के बॉर्नेजा होने की जो पूंजी के प्रतिफल के 100% का संचालन कर सके। एक बार निवेश कंपनी कॉरिलेशन वेंचर्स ने आंकड़ों की संगणना की। 2004 से 2014 के बीच 21,000 से अधिक उद्यम वित्तीयन में से 65% का पैसा डूब गया। 2.5% निवेश ने 10 से 20 गुना के बीच कमाया। 1% ने 20 गुना से अधिक प्रतिफल कमाया। आधा प्रतिशत 21,000 में से लगभग 100 कंपनियों ने 50 गुना से अधिक की कमाई की और यहीं से उद्योग का अधिकांश प्रतिफल आता है। आप सोचेंगे कि यही है जो उद्यम पूंजी को इतना जोखिम भरा बना देता है और वीसी में निवेश करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि यह जोखिम से भरा है। अधिकतर स्टार्टअप असफल हो जाते हैं और विश्व में बस कुछ एक को ही महासफल होने का अवसर मिलता है। यदि आपको अधिक सुरक्षित पूर्वानुमेय और अधिक स्थिर प्रतिफल चाहिए तो आपको बड़ी सार्वजनिक कंपनियों में निवेश करना होगा। ऐसा ही आप सोचते होंगे। याद रखिए, पुच्छ से ही सब संचालित होता है। बड़े सार्वजनिक स्टॉक में समय के अंतराल में सफलता का वितरण उद्यम पूंजी से ज्यादा अलग नहीं है। अधिकतर सार्वजनिक कंपनियां बेकार हैं, कुछ अच्छा करती हैं और बहुत ही थोड़ी अद्भुत विजेता बन जाती हैं, जिनके हाथ में स्टॉक मार्केट का अधिकांश प्रतिफल होता है। जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट ने एक बार रसेल 3000 सूचकांक के लिए प्रतिफल का वितरण प्रकाशित किया, जो 1980 से सार्वजनिक कंपनियों का एक बड़ा विस्तृत समूह है। रसेल के सभी 3000 स्टॉक घटकों में से 40% ने कम से कम अपना 70% मूल्य गंवा दिया और इस अवधि में कभी उबर नहीं पाए। प्रभावी रूप से सूचकांक का कुल प्रतिफल 7% घटक कंपनियों से आया, जिन्होंने लगभग 2 मानक विचलन से बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसी अपेक्षा आप शायद उद्यम पूंजी से करेंगे, लेकिन यह एक अरुचिकर विविध सूचकांक में घटा। सार्वजनिक कंपनियों के इस वर्चस्व से कोई भी उद्योग बचा नहीं है। आधे से ज्यादा सार्वजनिक प्रौद्योगिकी एवं टेलीकॉम कंपनियां अपना अधिकतर मूल्य खो देती हैं और फिर उभर नहीं पाती। यहाँ तक कि जनोपयोगी सेवा संस्थानों में भी असफलता की दर 10 में से 1 से अधिक है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि आपको एक सार्वजनिक कंपनी और रसेल 3000 का सदस्य बनने के लिए सफलता का एक स्तर प्राप्त करना होगा। ये स्थापित संस्थाएं हैं, न कि कोई अविश्वसनीय स्टार्टअप। फिर भी अधिकतर का जीवन काल वर्षों में मापा जाता है, न कि पीढ़ियों में। इनमें से एक कंपनी का उदाहरण लीजिए। कैराल्को रसेल 3000 सूचकांक की एक पूर्व सदस्य। इसने 1980 और 90 के दशकों की कुछ सबसे बड़ी फिल्मों का निर्माण किया, जिसमें रैम्बो की पहली 3 फिल्में, टर्मिनेटर 2, बेसिक इंस्टिंक्ट और टोटल रिकॉल शामिल है। कैरल को 1987 में सार्वजनिक हो गई। उसे बहुत सफलता मिली और उसने एक के बाद एक हिट फिल्में दी। 1991 में कैरल ने आधा बिलियन का मुनाफा कमाया, $400 मिलियन के मार्केट कैप के साथ, जो उस समय में बड़ी राशि थी, खासकर एक फिल्म स्टूडियो के लिए। और फिर वह असफल हो गई। ब्लॉकबस्टर फिल्में आनी बंद हो गई। कुछ बड़े बजट के प्रोजेक्ट असफल हो गए और 1990 के दशक के बीच तक पहुंचते पहुंचते कैरल को बीता कल बन चुकी थी। 1996 में यह कंपनियां दिवालिया हो गई, स्टॉक शून्य पर चला गया और बात खत्म। एक विपत्तिपूर्ण घाटा, और एक ऐसा घाटा जिसका सामना समय के साथ 10 में से 4 सार्वजनिक कंपनियां करती हैं। कैराल्को की कहानी बताने लायक इसलिए नहीं है कि यह अनोखी है, बल्कि इसलिए कि यह बहुत आम है। यह इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। रसेल 3000 1980 से लेकर अब तक 73 गुना से अधिक विकसित हो चुका है। यह एक शानदार प्रतिफल है। यह सफलता है। सूचकांक में 40% कंपनियां प्रभावी रूप से असफल थी, लेकिन 7% घटक जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, वे बेकार कंपनियों की कमी पूरा करने के लिए बहुत थी, ठीक हिंज बर्गुइन की तरह, लेकिन पिकासो और मैटिच के बजाय माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट के साथ। न सिर्फ कुछ कंपनियों के हाथ में मार्केट का अधिकतर प्रतिफल होता है, बल्कि उन कंपनियों के अंदर और कुछ घटनाएं होती हैं। 2018 में अमेजॉन ने S&P 500 के प्रतिफल का 6% संचालित किया और अमेजॉन की प्रगति लगभग पूरी तरह से प्राइम और अमेजन वेब सेवाओं के कारण है, जो खुद में उस कंपनी की कुछ घटनाएं हैं जिसने फायर फोन से लेकर ट्रैवल एजेंसी तक सैकड़ों उत्पादों के साथ प्रयोग किया है। 2018 में एप्पल लगभग 7% सूचकांक प्रतिफल के लिए उत्तरदायी था और यह अत्यधिक रूप से आईफोन से संचालित होता है, जो तकनीकी उत्पादों के संसार में उतना टलवाई है जितना हो सकता है। और इन कंपनियों में कौन काम कर रहा है? गूगल की बढ़ती स्वीकृति दर 0.2% है, फेसबुक की 0.1% है,
एप्पल की लगभग 2% है। इसलिए इन पुच्छ परियोजनाओं पर काम कर रहे लोग जो पुच्छ प्रतिफल को आगे बढ़ाते हैं, उनके करियर भी टेल कैरियर होते हैं। यह अवधारणा की कुछ चीजें अधिकतर परिणामों के लिए उत्तरदायी होती हैं, मात्र आपके निवेश पोर्टफोलियो की कंपनियों के लिए लागू नहीं होती। यह निवेशक के रूप में आपके आचरण का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। नेपोलियन ने सेवा प्रवीण की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी: यह एक ऐसा आदमी जो एक आम कार्य को अंजाम दे सके जब उसके चारों तरफ सब व्याकुल हो रहे हों। निवेश में भी यही लागू होता है। अधिकांश वित्तीय सलाह आज के बारे में होती है, आपको बिल्कुल अभी क्या करना चाहिए और आज खरीदने के लिए कौन से स्टॉक अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन अधिकतर समय आज उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। अपने जीवन काल में एक निवेशक के रूप में आप आज या कल या अगले सप्ताह जो निर्णय लेंगे वे इतने महत्वपूर्ण नहीं होंगे जितना वह जो आप उन थोड़े से दिनों में करेंगे, संभवतः कुल समय का 1% या उससे भी कम, जब आपके चारों तरफ सब लोग व्याकुल हो रहे हों। सोचिए, अगर आप हर महीने $1 बचाएं तो 1900 से 2019 के बीच कितनी बचत करेंगे। आप वह $1 हर महीने यूएस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। फिर चाहे बारिश हो या धूप, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अर्थशास्त्री किसी निकट मंडराती मंदी या नए बियर मार्केट के लिए शोर मचा रहे हों। आप बस निवेश करते जा रहे हैं। एक निवेशक जो ऐसा कर रहा है उसे सुनाम दे देते हैं। लेकिन शायद मंदी के दौरान निवेश करना बहुत डरावना लगे। तो जब अर्थव्यवस्था मंदी में ना हो, तब आप अपना $1 स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे। महामंदी के समय सब बेच देंगे और अपने मासिक डॉलर की नकद के रूप में बचत करेंगे। और जब महामंदी खत्म होगी तो आप फिर से सब कुछ वापस स्टॉक मार्केट में लगा देंगे। इस निवेशक को हम जिम कहेंगे। या फिर मंदी का डर मन में बैठने में आपको कुछ महीने लगते हैं और फिर आत्मविश्वास जुटाकर वापस मार्केट की ओर जाने में कुछ और समय लगता है। जब मंदी ना हो, आप स्टॉक में $1 निवेश करते हैं। मंदी शुरू होने के 6 महीने बाद आप बेच देते हैं और मंदी खत्म होने के 6 महीने बाद वापस निवेश करते हैं। आपको हम टॉम कहेंगे। समय के एक अंतराल के बाद इन 3 निवेशकों के पास कितना पैसा होगा? सू के पास $435,551 होंगे। जिम के पास $257,386 हैं। टॉम के पास $234,476 हैं। सू एक मील के अंतर से जीत जाती है। 1900 से 2019 के बीच 1428 महीने थे। उनमें से 300 से कुछ अधिक मंदी के दौरान थे, तो सिर्फ 22% समय के दौरान अपना धैर्य बनाए रखने से, जब अर्थव्यवस्था महामंदी में या उसके निकट थी। सू ने जिम और टॉम के मुकाबले 3/4 अधिक राशि पाई। अब एक हाल ही का उदाहरण ले, देर 2008 या शुरुआती 2009 के कुछ महीनों में एक निवेशक के रूप में आपका जैसा आचरण रहा, वह आपके आजीवन प्रतिफल को अधिक प्रभावित करेगा उस सब की तुलना में जो आपने 2000 से 2008 तक किया। विमान चालकों पर एक पुराना चुटकुला है कि उनका काम घंटे दर घंटे बोरियत का है, बस बीच में सरासर दहशत के कुछ लम्हों के अलावा। निवेश में भी ठीक ऐसा ही होता है। एक निवेशक के रूप में आपकी सफलता इस बात से निर्धारित होगी कि आप बीच में आने वाले उन दहशत के लम्हों में कैसे प्रत्युत्तर देते हैं, ना कि गाड़ी को नियंत्रण में रखने के लिए बिताए वर्षों से। एक प्रतिभावान निवेशक वह पुरुष या महिला है जो उस समय में औसत कार्य कर सके जब उसके चारों तरफ सब व्याकुल हुए जा रहे हों। सारा संचालन पुच्छ के द्वारा ही होता है। जब आप यह मानते हैं कि व्यवसाय, निवेश और वित्त में सब संचालन पुच्छ द्वारा ही होता है, आप समझ जाते हैं कि बहुत सी चीजों का गलत हो जाना, टूटना, असफल होना या गिरना सामान्य बात है। यदि आप स्टॉक अच्छी तरह चुनना जानते हैं, शायद आप आधी बार ठीक होंगे। यदि आप एक अच्छे अग्रणी व्यवसायी हैं, तो शायद आपके आधे उत्पाद और कार्यनीतियां काम करेंगे। यदि आप एक अच्छे निवेशक हैं, तो आपके अधिकतर वर्ष बस ठीक-ठाक होंगे और बहुत से खराब होंगे। यदि आप एक अच्छे कर्मी हैं, तो आप कई प्रयासों और आजमाइशों के बाद सही क्षेत्र में, सही कंपनी में स्थान प्राप्त कर लेंगे, और वह तब अगर आप अच्छे हों। पीटर लिंच हमारे समय के सर्वश्रेष्ठ निवेशकों में से एक हैं। अगर आप इस व्यवसाय में शानदार हैं, तो आप 10 में से 6 बार सही होंगे, उन्होंने एक बार कहा था। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको हर बार निपुण होना आवश्यक है, उदाहरण के लिए विमान उड़ाना। और फिर ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां आपको कम से कम हर बार काफी अच्छा होना जरूरी है, जैसे एक रेस्तरां का बावर्ची। निवेश, व्यवसाय और वित्त इन क्षेत्रों की तरह नहीं है। एक ऐसी बात जो मैंने निवेशकों और उद्योगपतियों से सीखी है, वह यह है कि कोई भी हमेशा
अच्छे निर्णय नहीं लेता। सबसे प्रभावशाली व्यक्ति ऐसी खराब योजनाओं से भरे होते हैं जिन पर वे प्राय अमल भी कर बैठते हैं। अमेज़न को ही लीजिए, यह सोचना बिल्कुल सहज नहीं है कि किसी बड़ी कंपनी में एक असफल प्रोडक्ट लॉन्च सामान्य और ठीक होगा। स्वभावतः आप सोचेंगे कि सीईओ को शेयरधारकों से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सीईओ जेफ बेजोस ने कंपनी के फायर फोन के दुर्भाग्यपूर्ण लॉन्च के कुछ ही देर बाद कहा, अगर आप सोचते हैं कि एक बड़ी असफलता है, हम फिलहाल इससे भी बड़ी कई असफलताओं पर काम कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इनमें से कुछ ऐसी भी हैं जिनके सामने फायर फोन एक छोटे ब्लिप जैसा नजर आएगा। अमेज़न के लिए फायर फोन पर इतना घाटा ठीक है, क्योंकि इसका भुगतान अमेज़न वेब सर्विसेज किसी ऐसी सेवा से हो जाएगा जिससे खरबों डॉलर की आय होती है। पुच द्वारा किया गया बचाव। नेटफ्लिक्स सीईओ रीड हेटिंग्स ने एक बार घोषित किया कि उनकी कंपनी कई बड़े बजट के प्रोडक्शन रद्द कर रही है। उन्होंने कहा, हमारा हिट अनुपात फिलहाल बहुत ज्यादा है। मैं हमेशा कंटेंट टीम को ताकीद करता रहता हूँ, हमें और जोखिम उठाना होगा। आपको असाधारण चीजें करनी चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर हमारा कैंसल रेट ज्यादा होना चाहिए। यह ना तो भ्रम है और ना ही उत्तरदायित्व की हार। यह इस बात की बुद्धिमत्तापूर्ण अभिस्वीकृति है कि किस प्रकार पुच द्वारा सफलता का संचालन होता है। हर अमेजॉन प्राइम या ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक के लिए आप निश्चित ही जानते हैं कि कुछ असफलताएं भी झेलनी होंगी। इस बात के स्वाभाविक ना प्रतीत होने का एक कारण यह भी है कि अधिकतर क्षेत्रों में हम बस तैयार उत्पाद को देखते हैं, उस घाटे को नहीं जिसने कुछ सफलता उत्पाद को आगे बढ़ाया। जिस क्रिस रॉक को मैं टीवी पर देखता हूँ, वह हास्यप्रद और त्रुटिहीन है। वह क्रिस रॉक जो हर साल दर्जनों छोटे क्लबों में अभिनय करता है, वह बस ठीक ठाक है। ऐसा ही होता है। कोई भी निपुण हास्य अभिनेता पहले से यह नहीं जान सकता कि कौन से चुटकुले बढ़िया तौर पर बाहर आएंगे। हर बड़ा हास्य अभिनेता बड़े स्थलों में प्रदर्शन करने से पहले छोटे क्लबों में अपने काम की परख करता है। रॉक से एक बार पूछा गया कि क्या वे छोटे क्लबों की कमी महसूस करते हैं। उन्होंने जवाब दिया, जब मैं कोई दौरा शुरू करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सीधे अखाड़े में उतर जाता हूँ। इस पिछले दौर से मैंने न्यू ब्रंसविक में स्ट्रेस फैक्ट्री का नाम की एक जगह में प्रदर्शन किया। दौरे के लिए तैयार होने के लिए मैंने लगभग 40 से 50 शो किए। एक समाचार पत्र ने इन छोटे क्लबों के सत्रों को प्रकाशित किया। इसमें बताया गया कि इस प्रकार रॉक अपने नोट्स के पन्ने पलटते और बीच में अटक जाते थे। मुझे इनमें से कुछ चुटकुले हटाने होंगे, उन्होंने प्रहसन के बीचों बीच कहा। वे बढ़िया चुटकुले जो मैं नेटफ्लिक्स पर देखता हूँ, वे पुच्छ हैं जो सैकड़ों प्रयासों के ब्रह्मांड से निकल कर आए हैं। निवेश में भी कुछ ऐसा ही होता है। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति औसत वार्षिक प्रतिफल जानना आसान है, या फिर उनके सर्वश्रेष्ठ सबसे उल्लेखनीय निवेश। वे खुले तौर पर उपलब्ध हैं और उन्हीं के बारे में लोग बात भी करते हैं। हर वह निवेश जो उन्होंने अपने करियर में किया, उसका हिसाब लगाना बहुत कठिन है। कोई भी बेकार चयन, खराब व्यवसाय और बुरे अर्जन के बारे में बात नहीं करता, लेकिन वे बफेट की कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। वे पुच्छ संचालित प्रतिफल का दूसरा छोर है। 2013 में बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर सभा में वॉरेन बफेट ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में 400 से 500 स्टॉक रखे, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 पर ही अपना अधिकतर पैसा कमाया। चार्ली मुंगेर ने कहा, अगर आप बर्कशायर के कुछ शीर्ष निवेशों को हटा दें, इसका दीर्घकालिक पिछला कार्य निष्पादन रिकॉर्ड बहुत ही औसत है। जब हम किसी प्रेरणा स्रोत व्यक्ति की सफलता पर खास ध्यान देते हैं, तो हम यह नजर अंदाज कर देते हैं कि उनकी सफलताएं उनके कार्यों के एक छोटे प्रतिशत के कारण है। इस कारण हम अपनी खुद की असफलताओं, हानियों और विघ्नों के चलते ऐसा अनुभव करने लगते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन यह संभव है कि हम गलत हों, या फिर लगभग सही, जैसा कि अक्सर विशेषज्ञ होते हैं। हो सकता है कि जब वे सही थे तो अधिक सही रहे हों, लेकिन यह भी सच है कि वे उतनी ही बार गलत भी रहे होंगे जितना कि आप। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप सही हैं या गलत, जॉर्ज सोरोस ने एक बार कहा था, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि जब आप सही हैं तो आप कितना धन कमा रहे हैं, और जब आप गलत हैं तो कितना नुकसान उठा रहे हैं। आप आधे से ज्यादा बार गलत हो सकते हैं और फिर भी समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हमारी आकाशगंगा में 100 बिलियन ग्रह हैं, और जितना हम जानते हैं, सिर्फ एक पर ही बुद्धिमत्ता पूर्ण जीवन मौजूद है। यह तथ्य कि आप यह किताब पढ़ रहे हैं, यह उस सबसे लंबी पुच्छ का परिणाम है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, और यह एक खुश होने की बात है। अब आगे देखते हैं कि कैसे धन संपत्ति आपको और अधिक खुश कर सकती है।